हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का अध्याय 14 ध्वनि। अभ्यास के प्रश्न देखते हैं जिसमें सही विकल्प और खाली स्थान आपकी पुस्तक के पीछे में दिया रहता है, देख लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न तीसरा देखते हैं, यदि ध्वनि तरंग की आवृत्ति को दोगुना कर दिया जाए तो माध्यम में उसकी चाल कितनी होगी। उत्तर है ज्ञात है ध्वनि तरंग का वेग v बराबर आवृत्ति गुणित तरंग दैर्घ्य। माना ध्वनि का वेग v बराबर n लैम्डा, जबकि आवृत्ति को n को 2n किया जाए तब नया वेग v1 बराबर 2n लैम्डा v1 बराबर 2v वेग दोगुना होगा। प्रश्न चौथा है, स्रोत A से उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति स्रोत B से उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति की दोगुनी है। दोनों स्रोतों के तरंग दैर्घ्य की तुलना करें। उत्तर है हमें ज्ञात है कि ध्वनि का तरंग वेग v बराबर n लैम्डा, जहाँ n बराबर आवृत्ति, लैम्डा बराबर तरंग दैर्घ्य, u बराबर n, u1 बराबर n1, u2 बराबर n2। माना स्रोत A व B दोनों से उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति क्रमशः n1 व n2 है तथा तरंग दैर्घ्य λ1 व λ2 है। तब स्रोत A के वेग v बराबर n1 λ1, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, चूँकि एक ही माध्यम में ध्वनि का वेग समान होता है। स्रोत B के लिए वेग v बराबर n2 λ2, समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से n1 λ1 बराबर n2 λ2, समीकरण 3। अब प्रश्नानुसार n1 बराबर 2n2, समीकरण 3 से 2n2 λ1 बराबर n2 λ2, λ1 बराबर n2 बटे 2n2 बराबर 1/2। फिर नीचे में लिखेंगे λ1 बराबर 1/2 λ2। उत्तर आ गया। ठीक है। प्रश्न 5वां देखते हैं, ध्वनि के कौन से अभिलक्षण से आप किसी कमरे में बैठे आपके मित्र की आवाज़ का पहचान लेते हैं। उत्तर है ध्वनि का तारतम्य वह गुण है जिसकी सहायता से किसी व्यक्ति विशेष की आवाज़ पहचानी जा सकती है। ध्वनि का तारतम्य उसकी आवृत्ति के अनुरूप होती है, परंतु दोलन करने वाली प्रत्येक वस्तु की आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है, जिससे उत्पन्न ध्वनि का तारतम्य भी भिन्न भिन्न होता है। प्रश्न 6वां देखते हैं, दो धातुओं की टक्कर से क्रमशः वायु एवं जल में ध्वनि उत्पन्न की जाती है। बताइए समान दूरी पर किसमें ध्वनि तीव्र होगी। उत्तर है ध्वनि का वेग माध्यम के घनत्व एवं प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है, अर्थात माध्यम की प्रत्यास्थता अधिक होने पर उनका वेग भी अधिक होता है। ज्ञात है कि जल का घनत्व वायु से अधिक होता है, इसलिए जल में ध्वनि का वेग वायु की तुलना में अधिक होगी। साथ ही साथ आयाम या तीव्रता वेग एवं दूरी पर निर्भर करती है। वेग बढ़ने पर तीव्रता भी बढ़ती है तथा दूरी बढ़ने पर तीव्रता कम होती है। अतः स्पष्ट है कि वायु की तुलना में जल में ध्वनि तेज होगी। प्रश्न 7वां है, ध्वनि क्या है और यह कैसे उत्पन्न होती है। उत्तर है ध्वनि एक प्रकार का कंपन है जो किसी ठोस, द्रव या गैस से होकर के संचारित होती है। ध्वनि किसी वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वह अपने संपर्क के माध्यम के कणों पर बल आरोपित करती है, जिससे माध्यम के कण अपनी संतुलन या विराम अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं और अपने समीप के अन्य कणों पर समान बल आरोपित करते हैं। यह विस्थापन कण पुनः अपने समीप के कणों पर बल आरोपित कर उन्हें विस्थापित कर देते हैं। समीप के कणों को विस्थापित करने के पश्चात प्रारंभिक कण अपनी मूल अवस्था में लौट आते हैं। इस प्रकार ऊर्जा का एक कण से दूसरे कण में स्थानांतरण होता है और ध्वनि आगे बढ़ती है। माध्यम में यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक ध्वनि आपके कानों तक
पहुंच नहीं जाती है। प्रश्न 8वां है, संपीड़न एवं विरल को सचित्र समझाइए। संपीड़न, जब कोई वस्तु कंपन करते हुए वायु के कणों को आगे बढ़ाकर उच्च दाब का क्षेत्र बनती है तो उसे संपीड़न कहते हैं। विरलर, जब कोई वस्तु वायु के कंपन करते हुए वायु के कणों को पीछे की ओर लाती है और निम्न क्षेत्र दाब का क्षेत्र बनाती है तो उसे विरलर कहते हैं। डायग्राम दिया हुआ है, आप लोग बना लीजिएगा। प्रश्न 9वां है, ध्वनि संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, प्रयोग द्वारा समझाइए। उत्तर है ध्वनि निर्वात में रह करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारित नहीं हो सकती है, अतः ध्वनि संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे वायु, जल इत्यादि। इसे हम वेलजार का वायु सूचक के प्रयोग के माध्यम से समझा सकते हैं। वेलजार या निर्वात उत्पन्न करने के लिए एक प्रयोगशाला उपकरण होता है। इसका आकार घंटीनुमा होने के कारण इसे वेलजार कहा जाता है। वेलजार को एक ऐसे तल पर स्थापित किया जाता है जहां से बाहर की तरफ आसानी से एक नली निकली जा सके ताकि उसे एक निर्वात पंप से जोड़ा जा सके। जार के अंदर का वायुदाब परिवर्तित करने के लिए वेलजार के अंदर की वायु धीरे धीरे बाहर निकलती जाती है। प्रयोग, इस प्रयोग में एक विद्युत घंटी को वेलजार के अंदर स्थापित किया जाता है। जब वेलजार की वायु धीरे धीरे बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू होती है, वे साथ ही साथ घंटी की ध्वनि धीमी हो जाती है। एक विशेष निर्वात की स्थिति बन जाने के पश्चात घंटी से कोई ध्वनि सुनाई नहीं देती है। हम देखते हैं कि हथौड़ा को घंटी पर मारते रहने से ध्वनि का उत्पन्न लगातार जारी रहता है, परंतु एक निर्वात की स्थिति के कारण ध्वनि का हमारे कानों तक आने में सामर्थ्य है या नहीं अश्रव्य है। अतः स्पष्ट हो जाता है कि ध्वनि तरंगें निर्वात में संचारण नहीं कर सकती हैं। डायग्राम दिया हुआ है, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं टिप्पणी। प्रश्न 11वां है, इकोकार्डियोग्राफिक पराध्वनि को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को ईसीजी या एंडोकार्डियोग्राफी भी कहा जाता है। दूसरा है अल्ट्रासोनोग्राफी। पराध्वनि संसूचक या अल्ट्रासोनोग्राफी एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस संसूचक से रोगी के अंगों जैसे यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दे आदि का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है तथा पथरी व विभिन्न अंगों के ट्यूमर का पता लगाने में सहायता करता है। इस तकनीकी में पराध्वनि तरंगें शरीर के ऊतकों में गमन करती हैं तथा उस स्थान से परावर्तित हो जाती हैं जहां ऊतक के घनत्व में परावर्तन होता है। इसके पश्चात इन तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर उस अंग का प्रतिबिंब बना दिया जाता है। इन प्रतिबिंब को मॉनिटर पर प्रदर्शित किया जाता है या फिल्म पर अंकित कर लिया जाता है। इसका उपयोग गर्भनाल में भ्रूण की जांच, उसके जन्मजात दोषों तथा उनकी वृद्धि की अनियमितताओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी को बारीकी कणों को तोड़ने के लिए किया जाता है। तीसरा है सोनार। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। इस यंत्र में एक प्रेषित एक संसूचक होता है। इसे किसी
नाव या जहाज में चित्रानुसार लगाया जाता है। प्रेषित पराध्वनि तरंगें उत्पन्न तथा प्रेषित करता है। यह तरंगें जल में गमन करती है तथा समुद्र तल में पिंड से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर के संसूचक द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है एवं संकेतों में परिवर्तित कर लिया जाता है। समय अंतराल ज्ञात कर पिंड की दूरी गणना की जा सकती है। माना पर ध्वनि संकेत के प्रेरण तथा अभिक्रियण में लगा समय अंतराल तथा समुद्र जल में ध्वनि की चाल भी है। अतः संकेत द्वारा तय की गई दूरी 2d होगी, चूँकि वेग बराबर दूरी प्रति समय, दूरी बराबर वेग गुणित समय, 2d बराबर vxt, अंततः गहराई d बराबर v बराबर t बटे 2। डायग्राम दिया हुआ है, आप लोग भी अच्छा से बना लीजिएगा। प्रश्न 13 देखते हैं। एक ध्वनि तरंग 339 m प्रति सेकंड की चाल से चलती है। यदि उसका तरंग दैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर हो तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी? क्या ये श्रव्य होगी? उत्तर है ध्वनि की चाल v बराबर 339 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि का तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर 1.5 सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार तरंग की आवृत्ति बराबर ध्वनि तरंग का वेग भी बराबर म्यू लैम्डा, समीकरण 1 है ना। समीकरण 1 से 339 बराबर म्यू गुणित 1.5 मीटर प्रति बटे 100, यू बराबर 339 गुणित 100 बटा 1.5 बराबर कितना हो जाएगा? 22,600 हर्ट्ज। फिर लिख देना है ना 22.6 के HZ। हम जानते हैं कि श्रव्य ध्वनि से बराबर 20 HZ से 20 के HZ होता है। अतः यहाँ 22.6 के ZS है, यहाँ परा श्रव्य ध्वनि होगा। प्रश्न 14 है। किसी ताप पर वायु में ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकेंड एवं तरंग दैर्घ्य 0.017 m है। उसी ध्वनि स्रोत को जल में डाल दिया जाए तो तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि जल में ध्वनि की चाल 1480 मीटर प्रति सेकेंड है, गणना कर बताइए। ज्ञात है कि वायु में ध्वनि का वेग v बराबर म्यू लैम्डा, समीकरण 1 v बराबर 340 मीटर प्रति सेकेंड, लैम्डा बराबर 0.017, समीकरण 1 से 340 बराबर म्यू गुणित 0.017, यू बराबर 340 बटा 0.017 बराबर 20,000 HZ। पुनः जल में ध्वनि का वेग समीकरण 1 से 1480 बराबर 20,000 गुणित लैम्डा, लैम्डा बराबर 1480 बटे 20,000, लैम्डा बराबर 0.074 m उत्तर है। नोट: माध्यम बदलने पर आयाम तरंग दैर्घ्य वेग बदल जाता है जबकि आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होती है। प्रश्न 15 है। सितार की ध्वनि का तीक्ष्णता को कम करने के लिए आप कौन कौन से उपाय करेंगे? उत्तर है ध्वनि के कर्णप्रियता के लिए उचित पिच की आवश्यकता होती है, अर्थात आवृत्ति पर ही ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है। सितार की ध्वनि की मधुरता के लिए उसमें प्रयोग होने वाली तारों को उचित तरीकों से ट्यूनिंग किया जाता है। चूँकि प्रत्येक तार का पिच अलग अलग होता है, इसलिए तारों को एक
विशेष आवृत्ति तक लाने के लिए तारों को कसना या ढीला किया जाता है। सितार के आंतरिक हिस्से में खालीपन होता है, इसलिए प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे ध्वनि की मधुरता बढ़ती है। प्रश्न 16 है, एक अनुदैर्घ्य तरंग जिसकी तरंगदैर्घ्य 1 सेंटीमीटर है वायु में 330 मीटर प्रति सेकेंड चाल से संचारित होती है। तरंग की आवृत्ति की गणना कीजिए। क्या यह तरंग सामान्य मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? उत्तर है, हमें ज्ञात है कि तरंग का वेग v बराबर म्यू लेम्डा, समीकरण 1 दिया है, लेम्डा बराबर 10 सेंटीमीटर या 1 है ना। वायु में वेग बराबर 330 मीटर प्रति सेकेंड, समीकरण 1 से आवृत्ति म्यू बराबर 330 गुणित 100 33,000 Hz। उत्तर है 33 kZh। यह मानव पराश्रव्य तरंग ध्वनि है। चर्चा करें। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर है, जैसे कि हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो घनत्व कम होता है, जिसके कारण ध्वनि कम एवं देरी से सुनाई देगी। दूसरा है, क्या अंतरिक्ष में भी ध्वनि सुनाई देगी? कारण दें। ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की जरूरत होगी, अतः अंतरिक्ष में माध्यम के अभाव के चलते ध्वनि सुनाई नहीं देगी। तीसरा है, बारिश के मौसम में बिजली कड़कने पर हमें रोशनी पहले दिखाई देती है और कड़कने की ध्वनि कुछ क्षण बाद सुनाई देती है। क्यों? उत्तर है, चूँकि प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से अधिक होता है, इसलिए हमें रोशनी पहले दिखाई देती है। ऐसे ही यूज़फुल हैंड राइटिंग नोट्स के लिए चैनल में बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।